जय हिंद साथियों, मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम्पल्स में। दोस्तों हम देखेंगे सूर्य तप। उससे भी पहले दोस्तों हम एक बात बताते हैं आपको कि काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं, थोड़ा और प्रयास करूंगा मैं, बीत जाता है एक साल यूं ही, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। भाई कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। भाई जो लड़ा है वो पाया है। ये प्रयाग है, ये प्रयाग वह जगह है, अगर लगे हो, मन से लगे हो, ईमानदारी से लगे हो, तो आज ना तो कल पर तुम काबिल होगे, यानी कामयाब होगे। भाई कोई जरूरी नहीं है यार, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग सरकारी नौकरी ले लें, लेकिन ये जरूर है कि सभी लोग खुद को कामयाब बना लें इस कदर कि फिर हम आ जाएं। तो ठीक है, इसी के साथ ही शुरू करते हैं हम फिर से। आज से जो हमें स्टार्ट करना था सूर्य तप। क्या स्टार्ट करना था? सूर्य तप के बारे में हमें जानना था। भाई सूर्य तप होता क्या है? भाई सूर्य तप होता क्या है? सूर्य तप होता क्या है? सूर्य तप होता क्या है? सूर्य तप क्या होता है? भाई इससे जो हम वायुमंडल और जो पृथ्वी है, वायुमंडल और पृथ्वी जो है, जो यह ऊष्मा प्रदान करता है, जो इसको ऊष्मा प्रदान करता है पृथ्वी और सूर्य को, पृथ्वी और वायुमंडल को, वह कौन है? वह सूर्य है। वह सूर्य ही है जो ऊष्मा प्रदान करता है और पृथ्वी को हीट करता है। अपने हिसाब से वायुमंडल या वायुमंडल इसको पृथ्वी पर आने देते हैं। भाई पृथ्वी और लघु तरंगों के रूप में ये फिर से इसको परावर्तित कर देती है, किसको? सूर्य के, यानी कि फिर से इसको जो ऊष्मा अपने पास या रखती है पृथ्वी, इसको फिर से क्या करती है? परावर्तित कर देती है। जब परावर्तित करती है बाबू, तो पृथ्वी को सूर्य की सतह जिससे जो प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उसको हम फोटान के रूप में ही प्राप्त करते हैं। फोटान के रूप में ही प्राप्त करते हैं, जो गैसों का एक समूह है, एक पुंज है। गैसों क्या है? एक समूह है, एक पुंज है। गैसों क्या है? एक समूह, एक पुंज है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया तो सौर स्थिरांक। क्या बात करते हैं? सौर स्थिरांक का। किसका? सौर स्थिरांक। ये सौर स्थिरांक का हम बात करते हैं। तो सौर स्थिरांक क्या है? धरातल पर जो धरातल है, इस पर प्रति इकाई सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसी को हम सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इसको कहते हैं धरातल पर प्रति इकाई से प्राप्त, प्रति इकाई जो होता है सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा है उसी को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। और धरातल का सौर स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है? 2 ग्राम। 2 ग्राम कितना होता है? 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 ग्राम। 2 ग्राम कितना होता है? 2 ग्राम कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी होता है, ठीक है ना? कैलोरी होता है। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कितना होता है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई? जब प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। और सौर स्थिरांक जो भाई इसको मापा जाता है ना, इसको हम किससे मापते हैं? लेजेंडली में। क्या कहते हैं? मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ यार, क्या ही बोलूं। इसको क्या कहते हैं? लेजेंडली में। किसको मापते हैं? मापते हैं भाई, इसको मापते तो है। सूर्य जितना ताकत है ना उतना भाई कहीं नहीं है, समझे? इसका विकिरण भी भाई बहुत गजब का है। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है। अभी लास्ट तक बने रहो, फिर देखना इसका क्या कमाल होता है। इसका गजब का कन्वर्सेशन भाई। जितनी पृथ्वी अवशोषित करती है ना सूर्य की ऊष्मा को, उतना ये भी छोड़ भी देती है, दे भी देती है, ये रखती नहीं है, ठीक है ना? अब देखो जो सूर्य का जो विकिरण है, इसी पर की बात करोगे अगर, तो वेन का विस्थापन नियम एक नियम होता है। वेन का विस्थापन नियम। इसका वेन का विस्थापन, क्या विस्थापन नियम क्या होता है? विस्थापन नियम। ये विस्थापन नियम है क्या भैया? ये विस्थापन नियम है क्या? इस नियम के अनुसार बात करोगे अगर, विकिरण जो है, तरंग की लंबाई विकिरण करने वाली जो वस्तु है उसके निरपेक्ष तापमान जो होता है वो विलोम और समानुपाती होता है। इसके विपरीत होता है। क्या होता है? विलोम होता है और ये समानुपाती होता है भैया। अर्थात विकिरण का तापमान जितना अधिक होगा, तरंग की लंबाई उतनी ही कम। तुमको क्या लगा? ज्यादा होगी? बड़ी बेवकूफ बात है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। जितनी इसकी लंबाई, तरंग की लंबाई जितनी तापमान जितना अधिक होगा ना, इसकी लंबाई उतनी ही कम होगी, समझे? इतनी ही कम होगी। और तापमान जितना भाई कम होगा और इसकी लंबाई उतनी ही अधिक होगी, समझे? तुमको क्या लगा?
कम ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, इसका अपने हिसाब से चलता है सब, ठीक है ना। सूर्य की सतह, जो सूर्य का जो सतह है भैया, जो सूर्य का सतह है, जो से उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है चुंबकीय, वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, ठीक है ना। और सूर्य की गति, बाबू एक जान लो बात, सूर्य की गति को, सूर्य की गति, ठीक है ना, क्या है, सूर्य की गति कितनी है, सूर्य की गति कितनी है जानते हो, 1,00,000, कितनी है, 1,86,000, कितनी, 86,000, कितना है, 1,86,000 प्रति मील है, 1,86,000 प्रति मील है, कितना है, प्रति मील है, ठीक है ना। तो इसको हल्का मत लेना, ये सूर्य का जो प्रकाश भाई है, इसकी जो सूर्य की गति, प्रकाश नहीं सॉरी, इसकी जो सूर्य की जो गति है ना, 1,86,000 प्रति मील है, हल्के में ले रहे हो। और देखो जो एक और नियम है जिसे हम स्टीफन बोल्टमैन के विस्थापन के नियम के नाम से जानते हैं, ये नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है भैया, यह नियम कहता है कि विकिरण का जो प्रभाव है वो विकिरण करने वाली जो वस्तु के निरपेक्ष तापमान की जो चौथी शक्ति है उसके समानुपात होता है भैया। लेकिन इसके चौथाई, बाप रे बाप, सोचो चौथाई लेकर चला जा रहा है, इतना मतलब कि इतना ज्यादा यह हिट होता है, इतना ज्यादा। तो इसको क्या करोगे, अब भाई जब ये हिट होता है तो इसको कम करोगे क्या भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज प्रकृति ने दे दिया है उसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, इतना बड़े महान हो गए हो भाई, कर लोगे, आज कर लोगे, लेकिन ये मत भूलो कि कल पृथ्वी तुमसे वही चीज वसूलेगी, या प्रकृति तुमसे वही चीज फिर वसूलेगा, हल्के में ले रहे हो क्या। इतनी सूर्य की गति कितनी थी, 1,86,000 प्रति मील, हल्के में न लो। चलो इसके बाद हम क्या देखना है, हमें देखना है सूर्य का विकिरण, कैसा देखना है, सूर्य का विकिरण देखना है भैया। अब देखो कोशिश करना है कि जो एक चैप्टर है बाबू 2-3 वीडियो बनाना कोई मतलब ही नहीं है यार, कोई मतलब ही नहीं है। देखो टाइम पास करना, लोग टाइम पास कर देते हैं 50 वीडियो बना करके, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको वाचिंग हाउस चाहिए भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें समझना ये चीज होती क्या है, ठीक है ना, ये चीज होती क्या है, इसको अगर हम बार बार देखेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, लंबे दिन तक भूलता नहीं भाई, ठीक है ना। बाकी छोड़ना मत, तो भूलेगा नहीं, छोड़ो दोगे तो भूल जाएगा भाई। ये तो हमारी किताबें हैं, जो किताबों का नॉलेज है, लेकिन वो तो रिश्तों में तो कई दिनों तक बात नहीं करोगे, काफी सालों तक बात नहीं करोगे तो इंसान भूल जाएगा, वो तो जीवन है, ये तो किताबी भाषा है भाई, इसको तो मत भूलो, वो तो भूल जाओगे चलेगा, वो फिर बन जाएगा, जैसे ही पैसा आएगा ना, मनी, जैसे एमपी आएंगे, मनी प्रॉब्लम जब खत्म करोगे वैसे सब रिश्ते आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं सूर्य का विकिरण क्या था, सूर्य का विकिरण क्या था, सूर्य का विकिरण देखना था हमें भाई। धरातल पर सूर्य तप सर्व समान नहीं पाया जाता है भाई। ये बताओ कि पृथ्वी पर जब तुम जाओगे हर जगह, तुम लोग कैसे करते हो कि यहाँ पे इसकी भाषा वहाँ अलग है, इसकी भाषा अलग है, अपने भारत में ही छोड़, भारत का छोड़ो, अपने यूपी का देख लो, अपने यूपी का उस किसी जिले का अलग भाषा होगा, किसी जिले का अलग भाषा, भाई देखो पूरी भाषा नहीं बदलेगी, पास में ही हो कैसे बदलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आएगा ही। तो भाई जब भाषा और थोड़ी जगह परिवर्तित हो जा रही है, ये तो हमारी पृथ्वी का जो है धरातल है, कहीं गड्ढा, कहीं खाल, कहीं ज्यादा ऊंच पहाड़ पर्वत, नदियां, झरने, समुद्र, ये सब चीजें हैं पृथ्वी पर। भाई वही चीज कह रहा है कि सूर्य तप का विकिरण ये समझा रहा है कि धरातल पर सूर्य तप सर्वसमान नहीं पाया जाता है, और प्रत्येक अक्षांश पर जो पृथ्वी का जो प्रत्येक अक्षांश होता है, प्रत्येक अक्षांश होता है पृथ्वी का भाई, इस पर भी अलग अलग पाया जाता है सूर्य तप का यह तापमान, ठीक है ना। ये बीच में भी परिवर्तित होता रहता है। और जब सामान्यतः विषुवत रेखा की बात बाबू करोगे, ये विषुवत रेखा की बात करोगे, यानी 0 डिग्री की बात करोगे, विषुवत रेखा की बात करोगे ना, तो सूर्य से जब अगर विषुवत रेखा पर अगर आओगे, अगर विषुवत रेखा है, अगर यहाँ से तुम अगर इधर चल रहे हो, किधर ध्रुव की तरफ चल रहे हो, तो होगा क्या, बहुत ही सोचनीय व्यक्ति यह बात सोचो कि ये होता क्या है, जब तुम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलोगे, तो भाई सूर्य तप की मात्रा में भाई निरंतर कमी आएगी। जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उतनी ही सूर्य तप की कप में इसमें मतलब कि इसके में परिवर्तन होता जाएगा। यदि विषुवत रेखा से भाई जाओगे, देखो अगर विषुवत रेखा से जाओगे, तो इसका जीवन काल कुछ ही दिन तक होता है। क्या होता है भाई, कुछ ही दिन तक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कुछ ही दिन तक होता है,
इसका जीवन काल कुछ ही दिन तक होता है, कुछ ही दिन तक होता है। किसका विश्व काल होता है कुछ ही दिन का। भाई जो हमारा सूर्य तप इस पे आता है, यानी कि देखो सूर्य जो है, सूर्य क्या है, सूर्य 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 क्या है, सूर्य। अगर सूर्य है, ये सूर्य है, इस पे बना रहता है। अब अंबरा पिंबरा का नाम सुने होगे भैया, अंबरा पिंबरा का नाम सुने होगे। एक मिनट को थोड़ा देखे भाई साहब, क्या है इसमें, क्या कर रहे हैं। हाँ देखो क्या कह रहा है कि अगर भाई देखो भाई, मैं वही चीज बता रहा था यार, तुम लोग डिस्टर्ब कर देते हो, डिस्टर्ब हो गया। देखो क्या है कि अगर इसमें विषुवत रेखा से तुम जाओगे, विषुवत रेखा से जाओगे ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाओगे, ध्रुवों की तरफ जाओगे तो देखो अगर रेखा पर प्रतिशत 100% अगर कहीं इस पे अगर विषुवत रेखा पर 100% सूर्य तप अगर है, विषुवत रेखा पर अगर 100% सूर्य तप है, तो ध्रुवों पर जब जाओगे ना तो इस पे 42% के आसपास पाओगे। यानी कि 100% अगर यहाँ पर है, 100% अगर यहाँ पर है, 100% अपना यह विषुवत रेखा पर है, तो जब ध्रुवों पे पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा, 42%। भाई ये देखो एक क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहता है कि अगर सूर्य तप विषुवत रेखा पर 100% पाया जाता है, यानी 100% पाया जाता है, तो ध्रुवों पर कितने प्रतिशत पाया जाएगा। ये क्वेश्चन भाई आ चुका है, इस पर नजर डालना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके रख लेना। और फिर न किसी एग्जाम में पूछेगा, जो अच्छा लेवल का एग्जाम होगा, वनडे एग्जामों में सब चीजें शायद न आए, लेकिन और अदर एग्जामों में ऊपर उठोगे, जैसे टीचर की हो गया, टीचर वैकेंसी हो गई और भी हो गए, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, पूछा हुआ है भैया कि अगर यह विषुवत रेखा पर 100% यानी 100% विषुवत रेखा पर सूर्य तप की मात्रा है, तो इसमें ध्रुवों पर कितने प्रतिशत इसकी मात्रा होगी, यह क्वेश्चन आ चुका है। धरातल पर सूर्य तप को 3 मंडलों में भाई बांटा जाता है, धरातल पर सूर्य तप को 3 मंडलों में बांटा जाता है, 3 मंडलों में भाई बांटा जाता है। किस कौन कौन से मंडल में, 3 मंडलों में। तो मंडल कौन कौन से हैं, कौन कौन से मंडल भैया, देखो मंडल क्या है, जिसे हम कहते हैं निम्न अक्षांश, क्या कहते हैं, निम्न अक्षांशीय, निम्न अक्षांशीय, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि आयनवर्ती, क्या है, दूसरा कहता है कि आयनवर्ती, क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं इसको आयनवर्ती कहते हैं, दूसरा क्या है, आयनवर्ती। तीसरा क्या है, उच्च सूर्य तप है, तीसरा क्या है, उच्च सूर्य तप है, उच्च सूर्य तप, उच्च सूर्य तप है, क्या है, उच्च सूर्य तप। भाई देखो इस मंडल में, अगर देखो इस मंडल की बात अगर करोगे तो इस मंडल में औसत और वार्षिक तापमान उच्च पाया जाता है। इस मंडल में वार्षिक और वार्षिक औसत वार्षिक तापमान जो होता है भैया, ये उच्च पाया जाता है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, समझे, इसमें पाया जाता है तो भाई पाया जाता है, इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन देखो अगर वही बात करोगे मंडल की, इस मंडल की, इसमें सूर्य का जो है उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के अनुसार ही इसमें परिवर्तन आता है, इसमें क्या है, परिवर्तन आता है। वही बात करोगे अगर बात करोगे प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य की किरणें जो होती है वर्ष में दो बार यह लंबवत चमकती हैं, क्या करती हैं, लंबवत चमकती हैं। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, विषुवत रेखा है, ठीक है, एक कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अगर सूर्य इधर चला है, सूर्य क्या कर रहा है, इधर जा रहा है। भाई देखो विषुवत रेखा को छोड़ करके लगभग, भाई विषुवत रेखा पर भी 2 बार चमकता है। कैसे चमकता है देखो बता रहा हूँ ना। अब देखो पहले तो यहाँ से लिखो बढ़िया से, तो मैं बना के बताता हूँ बाबू, इसमें मैं बना के बताता हूँ, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी देखो क्या है, ये मान लो अपनी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी है तो ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, इसे 0 डिग्री कह लो, ठीक है, इसे कर्क रेखा कह लो, इसको मकर रेखा कह लो, इसको मकर रेखा कह लो। जब इसे मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा कह लोगे भैया, तो अब मान लो यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य बना लो, इसे सूर्य बना लो, क्या बना लो, इसे सूर्य बना लो, सूर्य। और यह है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी है। अब ये सूर्य बना लोगे अगर इसको, तो भाई देखो ये अपना प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, तो पहले क्या करेगा, ये पहले आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये विषुवत रेखा पर आकर चमकेगा एक बार, और फिर जब यहाँ से मुड़ेगा, फिर यहाँ से मुड़ेगा तो इधर जाएगा, किस साइड जाएगा। मान लो अगर उत्तर की तरफ जा रहा है, कर्क रेखा की तरफ जा रहा है, तो कर्क रेखा पर एक बार देख लिया ना, कर्क रेखा पर एक बार देखा ना, तो कर्क रेखा के ऊपर जाओगे, इस पे भी देखा, इधर भी देखा। जब देखने के बाद जब उधर से लौटेगा भैया, उधर से लौटेगा तो फिर तो कर्क रेखा पर ही तो दिखेगा, फिर तो ये कर्क रेखा दिखेगा, कहाँ दिखेगा, कर्क रेखा दिखेगा। आज कर्क रेखा को जब पार करेगा तो फिर कहाँ पे आएगा, ये विषुवत रेखा पर आएगा, कहाँ पे आएगा, विषुवत रेखा पर आएगा। विषुवत रेखा के बाद अगर पार करेगा फिर क्या आएगा, मकर रेखा पर दिखेगा, वो भी तिरछा देखेगा भैया, सीधा तो नहीं देखेगा, सीधा नहीं देखेगा, सीधा केवल विषुवत रेखा पर देखता है, सीधा केवल विषुवत रेखा पर देखता है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे तिरछा देखता है। अब फिर देखो वही जो ऊपर था, उत्तर की तरफ जब सूर्य गया था तो तिरछा देखा था, और हर अक्षांश पर 2 बार तिरछा देखेगा,
हर अक्षांश पर तिरछा देखेगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार, भूलना मत, ठीक है ना। अब देखो तिरछा देखेगा और सीधे किस पे देखेगा? विषुवत रेखा पे। किस पे? विषुवत रेखा पे देखेगा सीधे, भूलना भैया इसको भी, ठीक है ना। अब देखो जब ये तिरछा देखेगा भैया 2-2 बार इसे झांक के जा रहा है, जैसे लग रहा है कि पड़ोसी, क्या होता है कि जब तुम्हारे बगल में या तुम्हारे घर कोई आ जाता होगा, देखे हो तुम्हारे घर का कोई मेहमान आ गया, तुम्हारे पड़ोसी के पेट में दर्द होने लगता है। पड़ोसी के पेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। पड़ोसी के पेट में दर्द होने लगता होगा कि कौन आया है, कौन आया, इसके घर कौन आया है। तो कभी एक बार जाते हुए देखेगा ऐसे, एक बार उधर से लौटते हुए ऐसे देखेगा कि कौन आया है, ठीक है। अगर वही गलती से पहले के जमाने में बात करोगे, अगर आ गया डाकिया आ गया तो भाई आते समय तो देखेंगे ही, जाते समय भी देखेंगे, पेट नहीं भरेगा, फिर भी दर्द नहीं कम होगा पेट का, तो फिर क्या करेंगे? हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे डाकिया के पास, फिर देखने लगेंगे किस तरीके चीज का चिट्ठी आया है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं भारत में। छोड़ो, बाकी अपने अगर इसको समझ गए होगे तो बड़ा अच्छी चीज है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य अक्षांशीय। मध्य अक्षांशीय किसकी बात करेंगे? मध्य अक्षांशीय सामान्य सूर्य तप का। किसका? मध्य अक्षांशीय सामान्य सूर्य तप। मध्य अक्षांशीय सामान्य सूर्य तप किसका बात करेंगे? मध्य अक्षांशीय अक्षांशीय सूर्य तप। मध्य अक्षांशीय सूर्य तप, सामान्य सूर्य तप, सामान्य सूर्य तप, यहाँ सामान्य लगा लो भैया, सामान्य सूर्य तप, सामान्य सूर्य तप की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है भाई, इसको तुम पहले यही जान लो कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में यह उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में यह क्या करता है? ये अपना चक्रण करता है, ठीक है। कितना? 23.5 से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश, उत्तर दक्षिणी अक्षांश। कितना? उत्तर दक्षिणी अक्षांश 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर से उत्तर और दक्षिण अक्षांश में यह क्या करता है? गति करता है। इतना बात समझ में आया। इसकी बात अगर बात करें मध्य अक्षांशी की ही बात करोगे तो इसी मंडल में प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के कारण एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यतप प्राप्त होता है। और इस मंडल में ही बात करेंगे भाई, तो इसमें ऋतुगत जो परिवर्तन आता है वह असमानता इसमें पाई जाती है भाई। अलग अलग जगह पे पर्वत पठार हो गए, ठीक है ना, जलवाष्प की मात्राएं होगी, कम हो गई, तो उसके हिसाब से ना भाई बारिश होती है। अब ये नहीं ना है कि जहाँ उसका मुंह उठा के जाए तो वो बारिश कर दिया, ऐसा नहीं ना है भाई। कृत्रिम वर्षा की बात मत करना, वो तो भाई बड़ा नुकसानदायक है भाई। अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन समझ में आएगा जरूर कि कृत्रिम वर्षा कितना नुकसानदायक है हमारे लिए कृत्रिम वर्षा कितना नुकसानदायक है। अभी नई घटना सुनोगे, प्रकृति से जो ये लोग खेल कर रहे हैं, कई नदियों को मोड़ दे रहे हैं, कई नदियों का जो इच्छा कर रहा है जिधर चाह रहे हैं उधर मोड़ मार के उसके साथ ये लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं भैया। अभी तुम नई घटना देखोगे राजस्थान की देखोगे, जो बोरवेल था, वहाँ पे जो बोरिंग हो रही थी, जहाँ पे ट्यूबवेल लगाने की जो कोशिश की जा रही थी, तो हुआ क्या कि जो नीचे पानी था वो भाई एकाएक ऊपर निकलने लगा, और आज तक अभी बंद नहीं हुआ है, अभी पानी वहां से निकल रहा है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि वहां पर जो गंगा यमुना जो सरस्वती का जो नाम लिया जाता है, जो सरस्वती का नाम लिया जाता है वो कहा जाता है कि हरियाणा में जाकर के, राजस्थान में जाकर के विलीन हो गई थी, वही अब ऊपर आ रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे धार्मिक कुछ लोग हैं जो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है भाई। लेकिन हर चीज को धर्म से जोड़ दोगे ये भी ठीक नहीं है, और हर चीज को धर्म से जोड़ोगे तो लोग पालन भी नहीं करेंगे, ये भी तो गलत है। पालन तो करना चाहिए ना, अगर धर्म से नहीं जुड़वाना चाहते हो तो पालन करो भाई, क्यों, है कि नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो इसके बाद अगर हमें देखना है तो उच्च अक्षांशीय न्यूनतम सूर्यतप मंडल देखना है। क्या देखना है? उच्च अक्षांशीय सूर्यतप मंडल। क्या देखना है? सूर्यतप मंडल देखना है। क्या देखना है? सूर्यतप। इसमें भाई होता क्या है, इस मंडल में जो है सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं चमकती है, नहीं पड़ती है, ठीक है ना। क्यों भाई? देखो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है अधिक रहता है, और यहाँ पर न्यूनतम तापमान प्राप्त होता है। क्या होता है? यहाँ पर न्यूनतम तापमान प्राप्त होता है, भैया, यहाँ पर न्यूनतम तापमान प्राप्त होता है। और देखो भाई, देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है देखो, जो सूर्य का विग्रह को प्रभावित करता है, ये इसको याद करके रखना कायदे से। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ चुका है, और कई एग्जामों में आगे भी पूछेगा, क्या करेगा? आगे भी पूछेगा। क्या था? सूर्य के विकिरण
क्या है, सूर्य के विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्य के विकिरण को प्रभावित करने करने वाले कारक के कारण मत लिखना भैया, क्या है कारक है, तो उसमें कौन कौन से कारक है सूर्य को प्रभावित करता है भैया, सूर्य प्रभावित करता है कौन कौन से कारक हैं, तो पहले कारक में लिखोगे भैया, पहले कारक में लिखोगे किसको लिखोगे, सूर्य के किरणों का सापेक्ष तिरछापन, सूर्य के किरणों का सापेक्ष तिरछापन, ठीक है ना, सापेक्ष तिरछापन, ठीक है, सापेक्ष तिरछापन। और क्या है, सूर्य के किरणों का सापेक्ष तिरछापन, और दूसरा पॉइंट क्या है भैया, इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दिन व रात की अवधि, क्या है, दिन व रात की अवधि, दिन व रात की अवधि, क्या है, दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि भी सूर्य के किरणों को प्रभावित करती है, सूर्य के विकिरण को प्रभावित करती है, सूर्य के वितरण को प्रभावित करती है, सूर्य के वितरण को प्रभावित करती है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि विकिरण लिख दिया हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वितरण है ना भैया, ये वितरण होता है, वितरण का मतलब क्या होता है जानते हो, वितरण का मतलब जानते हो क्या होता है, वितरण का मतलब जानते हो क्या होता है, बांटना, फैलाना, छितरा देना, अपने भाषा में समझो, फैला देना, छितरा देना, वितरण का मतलब होता है। नहीं कहते हो कि नहीं, देखो सुने होगे कभी बहुत सुने होगे, तुम भी क्या सुने होगे, कहते हैं कि आज भारत के सबसे सम्मानित व्यक्ति को पुरस्कार वितरण किया गया है, पुरस्कार वितरण किया गया, वितरण मतलब होता है बांटना यार, बांटना, देना, फैलाना, ये होता है, ठीक है। तो क्या इसको प्रभावित करता है, दिन व रात की अवधि क्या है, ये प्रभावित करता है। और तो तीसरा बात करोगे, पृथ्वी और सूर्य की बीच की जो दूरी है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी क्या करता है, सूर्य के वितरण को प्रभावित करता है। अब देखो चौथा बात करेंगे भैया, अगर चौथे की बात करोगे तो सौर कलंक, क्यों सौर कलंक भाई, तुम देखो कि जो मैं कल वीडियो अपलोड किया था, एक शॉर्ट वीडियो, मैं उसमें बताया था सौर कलंक को भी हम इसमें चर्चा करेंगे, सौर कलंक को ही इसमें हम चर्चा करेंगे, इसके बाद ही है, इसके बाद जो टॉपिक है वह है सौर कलंक, पॉइंट है जो सौर कलंक। अब देखो जो 5वां नंबर पे जो होता है, सूर्य के वितरण को जो प्रभावित करता है 5वां नंबर पे, उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल का प्रभाव, क्या कहते हैं, वायुमंडल का प्रभाव, क्या होता है, वायुमंडल का प्रभाव, ठीक है, वायुमंडल का प्रभाव, इसको चाहो तो लिख लो, लिखना तो पड़ेगा क्योंकि भाई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें देता है, क्या देता है, ऑप्शन ए में दे देगा दिन व रात की अवधि, सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, सौर कलंक, और सीधे सीधे क्वेश्चन यही देता है, कभी कभी यही पूछता है सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इस सौर कलंक दे देगा, ठीक, और भी 3 ऑप्शन जोड़ देगा उसी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही, सौर कलंक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है अपना अगला क्या है, अगला है हमारा सौर कलंक के बारे में, क्या है, सौर कलंक के बारे में भाई, सौर कलंक क्या है, सौर कलंक, देखो सौर कलंक भाई देखे होगे, सुनो, क्या देखे होगे, तुम ये देखे होगे कि हमारे बॉडी पर, इंसान के बॉडी पर, जानवर के बॉडी पर, किसी भी जीव जंतु के बॉडी पर देखे होगे कि काले से कहीं भूरे से, मतलब तिल पाया जाता है, सीधी सी बात है, तिल पाया जाता है, क्यों बातों को घुमाओ, सीधी सी बात को तिल कह दो कि तिल पाया जाता है, ठीक है ना। एक मिनट पानी पी लें, क्या पाया जाता है, तिल, भाई ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि केवल जीव जंतु या मानव के बॉडी पर ही ये तिल पाए जाएंगे, ऐसा तो लिखा नहीं है भाई, जब नहीं लिखा है तो कौन तुमसे कह दिया कि सूर्य के बॉडी पर कलंक यानी कि तिल नहीं पाए जाएंगे, क्यों नहीं, कौन कह दिया तुमसे, भाई पाए जाएंगे, कूल ठंडे हो जाओ, पाए जाएंगे, ठीक है, क्या पाए जाएंगे, सौर कलंक, भाई अपने हम बॉडी पे क्या करते हैं, तिल करते हैं, लेकिन वही जब सूर्य की बॉडी पर आएगा उससे हम क्या कहेंगे, सौर कलंक कहेंगे, सूर्य के बाह्य सतह पर, कहां पे, सूर्य आया, ये क्या है, सूर्य है,
बाबू सूर्य भैया गुस्सा कर रहे हैं, सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य है, ये गुस्सा कर रहे हैं, चाचा गुस्सा कर रहे हैं। तो क्या है कि सूर्य जो है इसके बाह्य सतह पर, इसके जो बाहरी सतह है ट्रोपोस्फियर वाला जो सतह है, उसे जो गहरे रंग पाए जाते हैं वो भी शीतल होते हैं, शीतल क्षेत्र होते हैं। या क्या होते हैं? शीतल क्षेत्र होते हैं। कहाँ पे? ये बाहर क्षेत्र, इधर ये बाहर की बात कर रहा है भाई, बाहर की बात कर रहा है, ठीक है ना, बाहर की बात कर रहा है। तो क्या है, ये शीतल क्षेत्र होते हैं और सौर कलंक कहलाते हैं भाई। इसी को सौर कलंक कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? तिल कहते हैं। अपने बॉडी पे आ जाएगा तो तिल कहेंगे, इस पे आ जाएगा, सूर्य पे आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे क्या? सौर कलंक कहेंगे, ठीक है। यह चारों तरफ से क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है। किससे? अब देखो, इतना सूर्य चाचा को छोड़ दो, बाकी इधर हम लोग देखते हैं, इसी चीज को समझते हैं भाई। देखो इस सूर्य के ऊपर है, अब हम इसको हमें पढ़ना है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ना, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यह क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है। किससे? ये क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है। थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, क्या बना रहे हो? देखो क्या है, ये सौर कलंक है, ठीक है ना, सौर कलंक है। क्या है? सौर कलंक का यानी कि क्या है? ये शीतल क्षेत्र है। अब फिर क्या कह रहा है? क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है भाई, क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है, क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है। किससे होता है घिरा? क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है, ठीक है ना, क्रोमोस्फीयर से घिरा होता है। अब क्रोमोस्फीयर की तुलना में इसका जो तापमान है, जो इसका तापमान है, किसका? इसका, यानी कि जो सौर कलंक है बीच वाला जो क्षेत्र है, इसका जो तापमान है कितना होता है भैया? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, समझे? क्रोमोस्फीयर की तुलना में इसका तापमान जो है 1500 डिग्री कम होता है, 1500 डिग्री कम होता है। क्रोमोस्फीयर की तुलना में इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, समझे भाई। ये छोटे आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? यह छोटे आकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे आकार के होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे आकार के होते हैं। ये छोटे आकार के अगर होते हैं भाई तो इसका कुछ फायदा होगा, तभी तो छोटे आकार के हैं भाई। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज छोटे आकार के मतलब किसी से जुड़ा है तो उसका कुछ मतलब होगा, उसका कुछ मतलब होगा, उसका कुछ मतलब होगा। क्या होगा? कोई मतलब ही होगा तभी है, तो नहीं है भाई। देखो इसका जीवन काल की बात करोगे यार, इसका देखो, इसका जीवन काल बहुत ज्यादा नहीं होता है भाई, इसका जीवन काल बहुत ज्यादा नहीं होता है। हमारे बॉडी पर इंसान की बॉडी पर अगर एक बार यह तिल आ जाता है तो इसको ऑपरेशन के थ्रू ही निकालते हो, अपने से तो निकलेगा नहीं, अपने से तो खत्म होता नहीं है, ये तिल नहीं होता है भाई। तुम्हारी भी बॉडी पर कहीं तिल होगा ना, तुम्हारी बॉडी पर तिल होगा तो उसको देखो, उसको पहचानो भाई, देख लो जाकर के, वो खत्म नहीं होगा, अपने से खत्म नहीं होगा। लेकिन ये सूर्य की बॉडी जो तिल है ये बेचारा अपने से खत्म होता है, ये अपने से खत्म होता है भाई। इसका जो जीवन काल होता है, इसका जो जीवन काल होता है कुछ ही, क्या होता है जीवन काल? कुछ ही दिनों से, कुछ ही दिन, क्या होता है? कुछ ही दिन से कुछ ही महीने, कुछ ही महीने होता है। क्या होता है? कुछ ही महीने होता है, ठीक है ना। प्रत्येक सौर कलंक बात करोगे, जितने भी सौर कलंक है, इस पे जितने भी सौर कलंक हैं उसकी बात करोगे तो केंद्र में एक काला केंद्र होता है, इसके भी केंद्र में एक काला केंद्र होता है। क्या होता है? इसके केंद्र में एक काला केंद्र होता है जिसे हम अंबरा के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं भैया? इसको क्या कहते हैं? इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूँ। किससे लिख दे रहा हूँ? रेड से लिख दे रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंबरा। इसको देखो मैं कितना प्यार से लिख रहा हूँ, अंबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंबरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंबरा कहते हैं भैया, इसको अंबरा कहते हैं। इस केंद्र के चारों तरफ हल्के रंग वाला जो भाग होता है, इसका केंद्र है जो इसके केंद्र के चारों तरफ जो हल्का रंग वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेनम्बरा। पेनम्बरा क्या कहते हैं? पेनम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनम्बरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको हम क्या कहते हैं? पेनम्बरा कहते हैं भाई। इसको इसके बाद हम कुछ पढ़ें, कुछ जानकारी कलेक्ट करें, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा हम लोग कुछ बात जान ले। देखो यार, जिंदगी में सबसे बड़ी बात है जो अपने पास है, जो हमारे लिए कर रहा है, कोई भी रिलेशन, चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे जिसका हो, चाचा भतीजे का हो, चाहे जिसका भी रिलेशनशिप हो भाई, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके लाइफ में कोई है तो वो ऐसे ही नहीं है, उसका कोई उद्देश्य है। उद्देश्य आप क्या निर्धारित करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, सब पहले से तय है, सब महादेव ही बनाकर भेजे। तो भाई जानते हो क्या था कि एक कहानी तुमको सुनाता हूँ कि एक भेड़िया था, वो अपने मालिक के साथ रहता था। उसका मालिक उसको उसकी बॉडी थी, उसकी बॉडी का जो बाल था उसको निकाल करके व्यापार करता था, बेचता था। तो भेड़िए को लगा कि ये तो मेरा यूज कर रहा है,
भेड़ियों को लगा कि मेरा यूज कर रहा है, यह मुझे बेच रहा है, मेरे बालों से अमीर बन रहा है, ये मेरे बालों से क्या बन रहा है, ये मेरे बालों से अमीर बन रहा है। किसको लगा? ये भेड़ियों को लगा। तो भेड़िए ने क्या किया कि कसाई के साथ चला गया। किसके साथ? कसाई के साथ चला गया। भाई कसाई के साथ गया तो कसाई तो तुम्हारा बाल बेचेगा नहीं। तुम्हारा बाल क्यों बेचेगा भैया? तुम्हारा बाल क्यों बेचेगा? वो बाल नहीं बेचेगा ना, तुम्हारा मांस बेचेगा, उसका मांस बेचेगा। किसका? भेड़िए का मांस बेचेगा। भेड़िए ने ये बात बहुत देर बाद समझ में आई। कब आई? जब कसाई के हैमर पर, समझ गए ना? तो भाई ये बात तुमको तब समझ में आना चाहिए जब तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारा साथ दे रहा है। साथ छोड़ देने के बाद भाई समझोगे ना, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जहां तक हो सके अपने रिलेशन को निभाते चलो और कोशिश करो कि एक ही रहो। जब वो मुट्ठी बंद करके रहोगे, यानी कि एक साथ रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। जहां तुम्हारा साथ छूटा अपने रिलेशनशिप की, चाहे जो भी तुम्हारे करीब हो, जो भी तुम्हारे करीब हो, रिलेशनशिप का साथ छूटा, सब खत्म, ये जान जाओ। लेकिन ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सौर कलंक के बारे में। सौर कलंक का संख्या परिवर्तित होता रहता है, इनकी संख्या में परिवर्तन चक्रीय रूप से होता है। इस रूप से चक्रीय रूप से होता है, जो सामान्यतः 11 वर्षों में पूरा होता है। ये सामान्यतः किसके वर्षों में? 11 वर्षों पूरा होता है। 5.5 वर्षों की बात करोगे तो इसकी संख्या अधिकतम और न्यूनतम होती रहती है। इस बीच में 5.5 वर्ष के बीच में अधिकतम और न्यूनतम होती रहती है। लेकिन इनका जो चक्रीय रूप वाला जो परिवर्तन है वह कितने सालों में? 11 वर्षों में पूरा होता है भैया। तो सूर्य की जो सतह है, वो जो सौर कलंक की संख्या है, बढ़ती है, बढ़ती है, ठीक है ना। अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन भी वो करता है, वो अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है, अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। इससे सूर्य तप की मात्रा बढ़ती है। एक बात बता दो भैया हमको, तुम एक बात बता दो, एक बात बता दो भाई कि प्रकीर्णन किसमें होता है? प्रकीर्णन किसमें होता है? चलो बताओ। परिकीर्णन किसमें होता है? बताओ। परावर्तन किसमें होता है? परावर्तन किसमें होता है? और अवशोषित किसको करता है? अवशोषित किसको करता है? अवशोषित किसको करता है? चलो बताओ क्या करता है? अवशोषित किसको करता है? परावर्तन किसको करता है? प्रकीर्णन किसको करता है? प्रकीर्णन किसमें होता है? परावर्तन किसमें होता है? अवशोषण किसमें होता है? चलो बताओ भाई। जो प्रकीर्णन होता है यह धूल कणों होता है। किसमें होता है? धूल कणों होता है। चलो मैं तुमको कलर दे देता हूँ। किसमें होता है? यह धूल कणों में है। किसमें? धूल कण में होता है। किसमें होता है? यह धूल कण में होता है। प्रकीर्णन धूल कण में होता है। और वही परावर्तन की बात करोगे यह होता है हिमकण में। किसमें होता है? यह होता है हिमकण में। किसमें होता है? यह होता है हिमकण में। वही अवशोषित की बात करोगे, अवशोषण की बात करोगे, देखो या अवशोषण लिख दो या अवशोषित लिख दो या अवशोषण लिख दो, अवशोषण लिख दो। तो ये अवशोषण या अवशोषित किसमें होता है? यह होता है बादल में। किसमें होता है? यह होता है बादल में होता है। किसमें होता है? यह बादल में होता है। भैया जब ये बादल में होता है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। भाई ये प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण सब होता है, सब में होता है, हर चीज में होता है। इसका अलग अलग कार्य होता है। इसको हम आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। तब तक हम देखते हैं अब हमें क्या देखना है? उष्मा बजट। क्या देखना है भैया? उष्मा बजट। उष्मा बजट भाई, बजट तो तुम बनाते होगे ना, बजट तो तुम बनाते होगे ना। तो अगर तुम स्टूडेंट होगे तो स्टूडेंट बजट बनाता है अपने लिखाई पढ़ाई और अपने महीने के खर्चे के लिए। उष्मा बजट क्या है? उष्मा बजट क्या है? उष्मा बजट, उष्मा बजट है, ठीक है ना। क्या है? उष्मा बजट है। तो भाई उष्मा बजट में क्या है? पृथ्वी को ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। सूर्य है भैया। ये सूर्य ही पहुंचाता है इनको, ये सूर्य ही पहुंचाता है इनको अपना सुषमा, ये सूर्य ही पहुंचाता है। भाई पृथ्वी सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करता है। पृथ्वी जो है लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में यह क्या करता है? उष्मा को यह प्राप्त करता है। किससे? किससे प्राप्त करता है? यह प्राप्त करता है सूर्य से। किससे प्राप्त करता है? यह सूर्य से प्राप्त करता है। भाई उष्मा प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब देखो दीर्घ तरंगों के रूप में यह प्राप्त ऊष्मा को विभिन्न माध्यमों से यह क्या करता है? परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित करता है, परावर्तित कर देता है। भाई जिसका परिणाम क्या निकलता है? ये धरातल का जो उष्मा होता है, इसमें उष्मा धरातल का, भाई जो धरातल का जो उष्मा होता है ना, ये धरातल का जो उष्मा होता है, ये धरातल का जो उष्मा होता है ना, ये संतुलन बना कर रखता है। धरातल का जो उष्मा होता है ना, ये संतुलन बना के रखता है। क्या? संतुलन। क्या करता है? ये संतुलन बना के रखता है। भाई जब संतुलन बना के रखता है, भाई मैं तुमसे बोला ना,
मैं तुमको स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, कि पृथ्वी जो है अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए खुद का यानी कि भाई प्रकृति से खिलवाड़ नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ थोड़ा भी नहीं। तो जिससे प्रकृति ने खिलवाड़ कर दिया ना, उस दिन सब शांति 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 ओम शांति हो जाएगा। ठीक है ना भाई, संतुलन ये प्राप्त करता है, ये संतुलन प्राप्त करता है। ठीक है, संतुलन प्राप्त करता है। पृथ्वी सूर्य का जो उत्सर्जित ऊर्जा का जो है बात करोगे भाई, तो देखो इसको हम बांटेंगे। अभी इसको हम क्या करेंगे, उष्मा बजट को अभी हम बांटेंगे। ठीक है ना, बांटेंगे। लेकिन अभी तक यह 51% बाय बाय टाटा के बोल देता है। पृथ्वी से उष्मा को क्या करता है, हटा देता है। धरातल का उष्मा बजट यही धरातल का उष्मा बजट खा लेता है। इतना ही अपने पास रखता है। और 49% बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा कर देता है इसको। सॉरी। अब हम देखेंगे तरंगों का उष्मा द्वारा, लघु तरंगों द्वारा उष्मा का परिवर्तन। लघु तरंगों द्वारा उष्मा का परिवर्तन। क्या? लघु तरंगों द्वारा उष्मा का परिवर्तन। भाई रेड कलर से नहीं दिख रहा है क्या? पता नहीं तो कमेंट बॉक्स में रेड कलर से नहीं दिख रहा है क्या? रेड कलर से नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक का यूज करूं भाई? क्यों हम ना दिखने दें? क्यों ना दिखने दें? दिखने के लिए तो आए हैं भाई। लघु तरंगों द्वारा उष्मा का परिवर्तन। लघु तरंगों द्वारा उष्मा का परावर्तन। क्या? उष्मा का परावर्तन। ठीक है भाई, चलो यार, हो गया उष्मा का परावर्तन। अब देखो भाई, मैं बोला हूं ना, पहले बता ही दिया हूं इस चीज को, पहले मैंने इस चीज को बता दिया है कि 51% पृथ्वी के पास होता है और 49% पृथ्वी लौटा देती है। क्या करती है? लौटा देती है। लौटा देती है ना पृथ्वी भाई, दिख नहीं रहा है क्या तुमको यार? लौटा देती है। ठीक है, लौटा देती है। अब देखो इसमें जो चीजें हैं, अब इस जो 49% है, जो 49% है, देखो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, विच्छेदित करेंगे कि 41% जो 49% है ये कहाँ जा रहा है, और 51% है ये कहाँ जा रहा है भाई? 27% जो होता है, जो 27% उष्मा है, ये बादलों के द्वारा है। 27% जो है उष्मा जो है, ये 27% ये भाई देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उष्मा। ध्यान देना, बार बार यहाँ उष्मा लिखना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि स्पेस कम आ जाएगा भाई। बादलों के द्वारा, किसके द्वारा? बादलों के द्वारा। बादलों के द्वारा क्या होता है? यह परावर्तन हो जाता है। परावर्तन हो जाता है। ठीक है, बादलों द्वारा परावर्तन कितना? 27%। और देखो 6% उष्मा जो है, जो 6% उष्मा है, ये 6% उष्मा जो है, ये धूल कणों के द्वारा परावर्तन हो जाता है। किसके द्वारा? ये धूल कणों के द्वारा। ये धूल कणों के द्वारा परावर्तन हो जाता है। अब देखो जो 2% उष्मा है, ये 2% उष्मा जो है, ये 2% धरातलीय विकिरण के द्वारा परावर्तन होता है। किसके द्वारा? धरातलीय विकिरण के द्वारा यह क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। ठीक है ना, परावर्तन हो जाता है। अब जो 14% है, इसमें जो 14% है, जो 14% है ना, ये 14% जो है, यह अवशोषण क्रिया के द्वारा परावर्तन हो जाता है। किसके द्वारा? अवशोषण क्रिया के द्वारा। ये अवशोषण क्या होता है? ये अवशोषण क्रिया के द्वारा यह क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। ठीक है ना, ये अवशोषण क्रिया के द्वारा। अब इसको जोड़ लोगे भाई, कितना होगा? देखो 6 6 12 13 13 2 कितना हो जाएगा? 13 2 15 15 4 15 4 19 को 9 हाथ में आया 1 2 1 3 और 1 4 49%। ठीक है ना। और 49% जो बताया उसमें यह कहा है कि पृथ्वी जो है यह हर एक माध्यम के द्वारा यह फिर से लौटा देती है। अब देखो जो 51% था भाई, जो 51% जो उष्मा था, इसका भी हम विच्छेदित करते हैं। इसका भी हम क्या करते हैं? विच्छेदित कर देते हैं। इसका भी हम क्या करते हैं? विच्छेदित करते हैं। भाई देखो थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा क्या परिवर्तन है इसमें, देखो हम बताते हैं। अब इसको हटा देना, लिख लियो होगा जहां तक हमको उम्मीद है। ठीक है, देखो अब क्या था, वो 51% जो था वो पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त उष्मा जो होता है, पृथ्वी द्वारा क्या था? क्या है? पृथ्वी द्वारा प्राप्त उष्मा है भाई। इसकी बात अगर करोगे तो 23% उष्मा जो होता है, कोई भी उष्मा ही भैया यहाँ में लिख दे रहा हूँ, बार बार मत कहना कि नहीं बताए हैं। देखो जो 23% उष्मा जो होता है धरातल द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में, यह देखो धरातल के द्वारा दीर्घ तरंगों
दीर्घ तरंगों के रूप में यह परावर्तित हो जाता है, ठीक है, दीर्घ तरंगों के रूप में यह चला जाता है। अब देखो जो वही 6% ऊष्मा है, वो जो 6% ऊष्मा है ये क्या करता है, वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। यह क्या करता है, यह वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है, ये वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। अब जो 17% जो होता है, जो 17% ऊष्मा है, ये जो 17% ऊष्मा है बाबू, ये 17% ऊष्मा है सीधे शून्य में चला जाता है। शून्य मतलब जानते हो ना, शून्य का मतलब जानते हो, शून्य में चला जाता है, शून्य में, शून्य में चला जाता है। शून्य मतलब जानते हो, अरे वही वही जो बताए थे भाई, इतना मजबूत होता है ना ये पेन बड़ा। अगर उसमें से एक चम्मच तुम निकालोगे ना, और तुम्हारे 100 हाथियों के बराबर उसका वेट की बात कर रहे हैं। जो पेनबरा और अम्बरा से जो तुम मिट्टी निकालोगे, एक चम्मच, छोटे वाला चम्मच ही नहीं कि तुम पलटा ले लेना, वो नहीं, छोटा सा जो चम्मच है उसमें से अगर एक चम्मच मिट्टी निकालोगे ना, तुम्हारे कम से कम 100 या 1000 हाथी ले लो, तब वो वजन ही रहेगा मिट्टी एक चम्मच, वो हल्का मत लेना उसको, ठीक है ना। अब देखो, अब जो इसका वितरण था, यानी जो 9% वितरण इसका हो रहा है, इसका जो 9% हो रहा है वितरण, ये विक्षोभ यानी विक्षोभ, हाँ विक्षोभ के और समान के रूप में, समान के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो जो 19% ऊष्मा इसमें है, जो 19% ऊष्मा है, इसका क्या है, इसका जो वाष्पीकरण के द्वारा होता है, ये वाष्पीकरण के द्वारा, ये वाष्पीकरण के द्वारा ये अपना चला जाता है, वाष्पीकरण के द्वारा यह चला जाता है, ठीक है ना भाई। सबसे बड़ी मेन बात है ना कि अब देखो इसको ऐड कर लो अपना, ये 51% होना चाहिए, जैसे वो 59% हुआ था, सॉरी 49% हुआ था, ये भी 51% होना चाहिए। ऐड करो 4 3 6 3 9 और 7 9 7 16 हो जाएगा, 16 9 अपना 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 9 हो जाएगा आपका, कितना हो रहा है, सही लिखे है ना, 19% 7% 17 6 23 23 6 17 9 19, मतलब 3% ही हो जाएगा, 9% 6% ही, 3 3 3 6 3 हो जाएगा, ये भाई टोटल 51% होना बनता है, ये 51% होना चाहिए। 51% कैसे होगा भाई, जानते हो। अब देखो जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है ना, ये सीधे पहुंच जाता है, ये सीधे पहुंच जाता है, कैसे। अब देखो जो शून्य में जा रहा है और जो वायुमंडल परिवर्तित होता है, ये कैसे परिवर्तित होता है, ये धरातल से ही तो जाता है, धरातल के द्वारा तो दीर्घ तरंगों के रूप में जा रहा है। जोड़ दो कितना होगा, ये 23% हो जाएगा भैया, ये 23% हो जाएगा। और जो ये 6 देखो क्या है बाबू, जो 23% था ना, जो धरातल से जा रहा है, वही उसी को हम यहाँ पे तोड़ कर लिख दिया हूँ दो हिस्सों में, एक हिस्सा में लिखा हूँ तो ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, और जो 17% था ये शून्य में चला जाता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 23% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23%। जब 23% हो जाएगा तो इसको जोड़ो, 9 9 18 18 3 21 हो, एक हाथ में आया 2, देखो 1 और 2 3 और 3 2 5, 51%, ठीक है ना, 51%। भाई ये क्लास आज ये समाप्त हो गया, सबसे बड़ा टेंशन खत्म, यानी कि जो था हमारा सूर्य तप को हम लोग खत्म कर दिए, सूर्य तप को हम लोग खत्म कर दिए, क्या कर दिए, सूर्य तप को हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं, बीत जाता है यूं ही साल, बीत जाता है साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा। हम स्टूडेंट की लाइफ में प्रयास मेहनत के अलावा कुछ और नहीं है भाई, दिल से निकल रहा है यार चीजें, कोई नहीं, जाने दो, चलो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भाई मैं बार बार नहीं कहूंगा, लेकिन फिर से बार कह दे रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।